बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और मैं उसमें व्यंजन के भेद पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको व्यंजन के भेदों को समझाया था। संयुक्त व्यंजन तक मैं करा चुकी हूँ, द्वित व्यंजन तक मैंने समझाया आपको, र का प्रयोग बताया। आज मैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद आपको समझाऊंगी। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, यानी बोलने के आधार पर जो व्यंजन के भेद हैं उनकी बात हम करते हैं। तो जो वास्तव में व्यंजन के आधार पर उच्चारण के भेद हैं, उन भेदों को यदि देखा जाए तो उसी के कारण जब व्यक्ति उच्चरित शब्द को गलत करेगा तो वो लिखने में भी वो गलतियां, यानी लेखन में भी वो गलतियां आएंगी। उच्चारण की त्रुटियां लेखन की त्रुटियां बन जाती हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूं। तो उच्चारण के आधार पर यदि देखा जाए तो व्यंजन के दो भेद हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के, अब यहां मैं भेद डाल लिख देती हूं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। यानी कि बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यदि देखा जाए तो व्यंजनों के दो भेद हैं। एक व्यंजन होता है अल्पप्राण और दूसरा व्यंजन होता है महाप्राण। महाप्राण कहते हैं एक को। तो अल्पप्राण में यदि शब्द से देखा जाए तो आपको खुद पता लगता है कि अल्पप्राण का मतलब जहां बोलने में प्राण वायु की जो मात्रा का प्रयोग है वो कम होता हो, यानी कम श्वास वायु के प्रयोग से जो व्यंजन बोले जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण। ठीक वैसे ही महाप्राण में जिन वायुओं के माध्यम श्वास वायु के माध्यम अधिक मात्रा में प्रयोग करने पे जो व्यंजन बोले जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। यानी उनको बोलने में श्वास वायु को ज्यादा आवश्यकता होगी। तो ज्यादा आवश्यकता के कारण वे जो हैं कहलाते हैं आपके महाप्राण व्यंजन। तो ये मैंने आपको ओरली समझा दिया। मैं अभी बोर्ड पर लिख के भी आपको समझा दूंगी कि अल्पप्राण और महाप्राण की क्या परिभाषा है। तो मैं पहले हेडिंग डालती हूं अल्पप्राण। अल्पप्राण यानी मैंने जो बताया कि श्वास वायु को बोलने में अधिक वेग की आवश्यकता नहीं होती इसमें, तो उसकी परिभाषा भी बता देती हूं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन
कहते हैं। तो ये हो गया अल्प प्राण की परिभाषा। अब मैं उदाहरण लिखती हूं, जैसे देखिए, जैसे शब्द होता है क, ख, ग, घ, अंगा। ये कवर के 5 वर्ण हैं, जिसमें पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा फिर अल्प प्राण होता है, चौथा फिर महाप्राण होता है, पांचवा फिर अल्प प्राण होता है। ये क्रम चलता है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ये क्रम चलता है। यदि मैं क वर्ग के व्यंजन को अल्प प्राण और महाप्राण में बांटूं, तो मैंने कहा ना कि अल्प प्राण और ये है महाप्राण। तो देखिए कैसे बटेगा, मैं वो सिखा दूं आपको। जैसे क यहां रहेगा, ख यहां, फिर ग यहां रहेगा, घ यहां, फिर अंगा यहां। तो इस तरीके से क वर्ग का जो वर्णन है, इस तरीके से आप बांट दीजिए। सारे अल्प प्राण और सारे महाप्राण व्यंजन जो है वो अपने आप एक सीध में आ जाएंगे। इसी तरह आप च में आ जाइए, तो फिर जोड़ दीजिए यहाँ, च को यहाँ, छ को यहाँ, ज को यहाँ, झ को यहाँ, फिर यहाँ को यहाँ, यही क्रम चलेगा। तो आप इसी तरीके से चाहें तो अल्प प्राण और महाप्राण सारे व्यंजनों को अलग कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ उदाहरण लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, क, ग, अंग, च इत्यादि। तो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभी अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि व्यंजनों में उच्चारण के आधार पर कौन से अल्प प्राण व्यंजन है और कौन से महाप्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन को मैंने अलग करना आपको सिखाया कि कैसे आप इसको अलग करके पढ़ सकते हैं। तो कभी भी आपको बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना हो, अगर आपकी नींव मजबूत है तो वो गलत नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, यदि आपने बचपन में ही अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर समझ लिया है तो आपको कोई गलती नहीं हो सकती। अल्प प्राण में बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलेगी। ठीक इसके विपरीत महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में श्वास वायु ज्यादा और तेजी से निकलती है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। अब मैं यहां पर लिख देती हूं महाप्राण और उसकी परिभाषा लिख देती हूं महाप्राण। अब ठीक इससे विपरीत हो जाएगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा और तेजी से निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अगर आपको उदाहरण लिखना है और दोनों आप साथ साथ कर रहे हैं तो आपने क यहाँ लिखा है तो यहाँ ख जोड़ दीजिए, फिर ग यहाँ लिखा है तो घ यहाँ जोड़ दीजिए, अंगा यहाँ लिखा है और अंगा का वर्ग खत्म, च यहाँ लिखा है तो छ जोड़ दीजिए। तो आपको व्यंजन पहचानने में या किसी और तरीके से आपको उसको अलग करना बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। हर पहला अल्टरनेट जोड़िए, पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण है, उसी तरह से दूसरा चौथा जो आपका होगा वो महाप्राण होगा। फिर आप आ जाइए क्रम में, च वर्ग में पहला तीसरा
अल्पप्राण, फिर दूसरा चौथा महाप्राण। तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए या अल्पप्राण और महाप्राण को एक लाइन में लिखकर एक वर्ण को ऊपर और एक वर्ण को नीचे लिख करके आप उसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो आपको अल्पप्राण और महाप्राण अलग करना आ जाएगा। तो बच्चों, जिस क वर्ग में जब व्यंजन का अंतर दिखाना होता है तो अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन को समझने के लिए आपको बहुत आसान सा तरीका मैं बता रही हूं कि हर पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो होगा वो आपका अल्पप्राण व्यंजन है। उसी क्रम में आइएगा तो दूसरा और चौथा, यानी एक वर्ग में, एक क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। इस तरह से अगर बांटेंगे तो आपको अल्पप्राण और महाप्राण अलग करने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी और कठिनाई नहीं होगी। जो मैंने यहाँ पर अलग करके आपको दिखा दिया है कि कैसे कौन से व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और कौन से व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर यदि व्यंजनों का भेद आपको समझा रहे थे तो उन व्यंजनों के भेद में आपको ये जानना चाहिए कि व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण व्यंजन में बोलने में श्वास वायु कम और धीमी निकलती है। महाप्राण व्यंजन में श्वास वायु तेजी से और अधिक मात्रा में निकलती है। ऐसी स्थिति में उसको महाप्राण कहते हैं और इसको अल्पप्राण कहते हैं। तो मैंने उदाहरण देकर भी बोर्ड पर आपको समझा दिया है। तो अब आपको उदाहरण के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो गई होगी। अब उच्चारण की बात करते हैं। उच्चारण की बात इसलिए समझा रहे हैं आपको कि जब बच्चे छोटी कक्षाओं में होते हैं उन्हें उच्चारण के माध्यम से यदि चीजों को सिखाया जाए तो कानों में वो उच्चारण पढ़ते ही मात्रा का ज्ञान स्वतः होता है। जैसे जितने आपके लघु मात्राएं होती हैं, जितनी आपकी छोटी मात्राएं होती हैं, उनको बोलने में आपको श्वास वायु कम समय लेती है और जितनी बड़ी मात्राएं होती हैं ठीक उसका दुगना समय जो लगता है वो आपका लगता है अन्य व्यंजनों में, बड़ी मात्राओं के व्यंजनों में बोलने में। हम अगर ई का उच्चारण करके आपको दिखाएं तो हम अगर एक को कहेंगे ई तो दूसरे को कहेंगे ई, यानी दोनों में दुगने समय का अंतर हो गया। उसी तरीके से उ ऊ, तो यानी कि इसमें भी आपको छोटी मात्राएं और बड़ी मात्राएं मात्र सुन लेने से आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अगर देखा जाए तो भाषा के वर्णों और अक्षरों के बोलने की जो स्वरूप होता है उसी को हम उच्चारण कहते हैं। यानी हम जो भाषा बोल रहे हैं या जिन वर्णों को बोल रहे हैं वो हमारे उच्चारण का तरीका है, बोलने का तरीका है। और फिर उन्हीं चीजों से, उच्चारण से हमारी भाषा बनती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके पास कोई अपनी भाषा उसकी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, ध्वनि करता है और ध्वनियां धीरे धीरे जाकर स्वरों में परिवर्तित हो जाती हैं। उसके मुंह से स्वर जैसी आवाज जो ध्वनि थी वो स्वरों में धीरे धीरे करके स्पष्ट होने लगता है। उसका आ ई ऊ सुनाई देने लगता है और जैसे जैसे उस शिशु की आवाज अधिक होती है वैसे वैसे उसके स्वर में व्यंजन जोड़ने लगते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। व्यंजन बोलने के लिए हमेशा स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो शुद्ध वर्तनी जानने के लिए शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए। यदि शुद्ध उच्चारण नहीं आता तो आपके लेखन में भी त्रुटियां होंगी, आपके बोलने में भी त्रुटियां होंगी, स और श की त्रुटियां हो जाएंगी, ई और ई की त्रुटियां होंगी। लेखन में वो चीजें स्वतः जाने लगेंगी क्योंकि आपको उच्चारण में अंतर करना नहीं आता। इसलिए उच्चारण के माध्यम से ही भाषा का शुद्धिकरण या भाषा को शुद्ध रूप में बोला
और लिखा जाता है। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं वर्तनी की अशुद्धियां आपको बताने चल रही हूं कि वर्तनी की अशुद्धियां कैसे होती हैं, बोलने में क्या रहती हैं और लिखते कैसे हैं, और उसका सही रूप क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करती हूं और उसके बाद मैं आपको वर्तनी शोधन समझाऊंगी। तो मैं इसे रब कर रही हूं। अब वर्तनी शोधन की अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्तनी शोधन, तो प्रायः उच्चारण की अशुद्धियां जो होती हैं वो वर्तनी की अशुद्धियां बन जाती हैं। वर्तनी उसमें गलत हो जाती है। अगर हम स और श का उच्चारण गलत करते हैं तो वो लेखन में आएगा, हमें ये पता नहीं होगा कि वहां पर स लगेगा या श लगेगा, या जहां कहीं भी आपको स और श दोनों एक साथ आता है प्रायः उसमें भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। जैसे शब्द होता है प्रशंसा, अब उसमें प्रायः बोलने में और लेखन में दोनों तरह की त्रुटियां बच्चों द्वारा मिलती है। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। तो मैंने हेडिंग डाल दिया यहाँ पर उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। अब ये उच्चारण संबंधी अशुद्धियां जो हैं उसको मैं बता रही हूं। तो मैं पहले अशुद्ध वाले शब्दों को बताऊंगी, फिर उनका शुद्ध रूप बताऊंगी। तो उसे आप वर्तनी शोधन कहिए या उच्चारण संबंधी अशुद्धियां कहिए। तो सबसे पहले मैं देखिए लिखती चल रही हूं साथ में उन्नति शब्द बोलते हैं उन्नति, और जबकि होता है उन्नति। तो इसके उच्चारण की गलतियां जो रहती हैं वो लेखन में स्वतः चली जाती हैं। तो शब्द है, देखिए मैं इसको जो अशुद्ध लिख रही हूं बाद में इसका शोधन करूंगी, तो आप इसको अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ उतारते चलिए। आप इसको उतारते चलिए, मैं अभी इसका शोधन करूंगी। उसमें जितना आपको आ रहा है स्वतः करिए, जो आपका गलत होगा उसे आप बोर्ड से देखकर अपना सुधार कार्य करिएगा। पहले मैं शब्दों को लिख दे रही हूं ताकि आपको जो अशुद्धियां प्रतीत हो जाएं, समझ में आ जाए कि ये अशुद्ध है, उसको आप स्वतः सुधारिए। अगला शब्द है व्यक्ति, उसके बाद का शब्द है शून्य, और फिर है श्रेष्ठ, फिर अब मैं पहले इनको शुद्ध कर देती हूं, फिर रख करके आगे का देखोगे। तो शुद्ध शब्द क्या होते हैं देखिए मैं बताती चलती हूँ। यहाँ उन्नति लिखा है, ता पे बड़ी मात्रा दी गई है, जबकि बोलते हैं उच्चारण में उन्नति। अब जब मैंने उन्नति कहा तो ता पे जो छोटे की मात्रा आई उसको मैंने झटके से कहा, कम समय में और तेजी से निकली। तो इसमें क्या हुआ, ये लघु मात्रा है, तो इसको हम लिखेंगे उन्नति। उसके बाद का है पूजनीय। पूजनीय, देखिए आप शुद्धि करते चलिए। मैंने खुद से शुद्ध लिख दिया है, तो क्योंकि वो आदत की बात होती है। और होता है कीर्ति। कीर्ति, देखिए पहले का पे मैंने झटके से कहा, दूसरे को मैंने धीमे से कहा। ये भी मैंने सही लिख दिया है, तो इसको भी मैं रब करके लिखती हूँ। ये होना चाहिए दिवाली, और होता है दीवाली। ठीक है, फिर
दावात लिखा है जबकि होता है दवात, दवात शब्द होता है। बीमार लिखा है जबकि होना चाहिए बीमार। ये बोलचाल में बीमार कहा जाता है जबकि इसे हम लिखते हैं बीमार। फिर बोलचाल में प्रभु बोलते हैं, होता है प्रभु। फिर उसी तरीके से व्यक्ति, ये होता है व्यक्ति। फिर श्रेष्ठ मैंने शून्य लिखा है जबकि होता है क्या, शून्य। फिर श्रेष्ठ लिखा है, होता है श्रेष्ठ, ट नहीं होता है, ठ होता है। तो इस तरीके से जो शब्द हैं उन पे ध्यान दीजिए, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे का लिखती हूं। उसके बाद का शब्द है ऋण, फिर है श्रृंगार, उसके बाद है दृष्टि, फिर है परीक्षा, फिर है धर्म, शब्द लिखा है धर्म, उसके बाद लिखा है परमात्मा, उसके बाद का शब्द लिखा है तो विज्ञान, लेकिन लिखा कैसे है ये ध्यान दीजिए। तो इसका शोधन के लिए आया है, तो होना क्या चाहिए वो सोचिए, और जिनको समझ में आ रहा है वो अपनी कॉपी पर करते चलें। फिर किरण शब्द तो बहुत सामान्य से प्रयोग किया जाता है, जिसका शुद्ध रूप है वो कम लोग लिखते हैं, और प्रशंसा लिखने में अधिकतर लोगों की गलतियां होती हैं, इसलिए आपको सही रूप से उसका उच्चारण करेंगे तो सही रूप से लिखेंगे भी। तो मैं इसको साथ साथ लिखती चल रही हूं। अगर आपने अपनी कॉपी पे किया है तो मिलाइए। ये है आपका, ये आपका है ऋण, देखिए ये री बनता है। श्रृंगार में ये इस तरह से लिखा जाता है जिसमें नीचे री लगता है, ये होता ही नहीं, जो अधिकतर लोगों को इस बात का पता नहीं होता, जबकि ये ध्यान में रखने वाली चीज है। दृष्टि लिखा है, होना चाहिए दृष्टि, होना चाहिए दृष्टि। फिर परीक्षा लिखा है, होना चाहिए परीक्षा। परीक्षा में भी बहुत सारे लोगों को ये संशय होता है कि मात्रा दीर्घ होती है अथवा लघु होती है, लेकिन इसको बोलते हैं परीक्षा, पर इच्छा, और अ मिलाकर बड़ी दीर्घ संधि के नियम के अनुसार जो है ये बनती है बड़ी। तो इसका जब संयोग करते हैं, मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं परीक्षा। फिर र का प्रयोग मैंने कल आपको सिखाया था कि क्षेत्रीय भाषा के या पंजाबी जैसी भाषा में हम प्रायः जो र, पदेन र या रेफ र होता है उसको हम व्यंजन र की तरह प्रयोग करते हैं। धर्म को हम बोलते हैं धर्म, कर्म को बोलते हैं कर्म। तो ये जो होता है अशुद्ध होता है, होना चाहिए धर्म। फिर परमात्मा लिखा है, होना क्या चाहिए परमात्मा। विज्ञान में लिखा तो विज्ञान ही है, लेकिन यहाँ पर आधा ग और य लिखा है, जबकि आधा ग और य से विज्ञान नहीं लिखा जाता, बल्कि वर्ण का जो ज्ञ आता है, जो संयुक्त व्यंजन है, उस संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यहाँ पर करके हम लिखते हैं विज्ञान। तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने स श की गलती तो आपको बताई ही थी, शक्ति लिखा है जबकि होना क्या चाहिए शक्ति, शक्ति। फिर किरण भी मैंने बताया आपको कि किरण शब्द को प्रायः हिंदी में प्रयोग किया जाता है जो अशुद्ध होता है,
ड़ शब्द इंग्लिश में जाकर न का स्थान लेता है, किरण, लेकिन हिंदी में होना क्या चाहिए, किरण। उस किरण का प्रयोग बहुत बार लोग लेखन में और बोलने में न कर देते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। यहां पर होना चाहिए किरण, किरण, ये शुद्ध है। फिर प्रशंसा की बात है, मैंने पहले ही कहा कि ये शब्द प्रायः लोग गलत लिखते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि कौन सा श पहले लगता है और कौन सा स बाद में रहेगा। तो ये या तो आप उच्चारण सही करना सीखेंगे तो लेखन की त्रुटियां स्वतः घटने लगेंगी। उच्चारण गलत होने पर ये चीजें, जब छोटी कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण पढ़ाया जाता है, इसका ज्ञान उसी समय वास्तव में देना चाहिए। तब लोगों को ये लगता है कि ये बच्चा भी बहुत छोटा है, लेकिन सही समय का सही ज्ञान जो होता है वास्तव में कार्य करता है और सही समझ आती है, फिर वो जीवन में गलतियां नहीं होती। इसीलिए मैंने बार बार ये बात कही है कि व्याकरण समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। अगर आप व्याकरण समझ लेंगे तो आपको किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी और स्वतः आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने अशुद्धि शोधन के कुछ शब्द लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं किनारे हट गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको आगे के कुछ और शब्द बताती हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे के शब्द लिखती हूँ और उसके बाद आपको 10 शब्द दे देती हूँ होमवर्क में, जिसको आप खुद करेंगे। तो यहाँ लिखा है, शब्द है प्रसाद, कच्छा। देखिए कच्छ, छ का भी प्रयोग, ये भी संयुक्त व्यंजन है, इसका भी प्रयोग जो होता है अधिकतर लोग उच्चारण की गलतियों से गलत बोलते हैं, गलत उच्चारित करते हैं। फरक, समुंदर, 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 आसमान, शब्द लिखा मैंने आसमान। फिर है संसारिक, संसारिक, संसारिक। फिर है दीप्ति, दीप्ति और श्रीमती। तो मैं इतने शब्द आपको और बता देती हूं। श्रीमती, अब देखिए इसका होता क्या है वो देखिए। तो वही स और श का प्रयोग जिसने गलत करना सीख लिया उसको सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। यहां होना चाहिए कक्षा, क्षत्रिय श, जिसको कि हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और षटकोण श जो होता है, दोनों के योग से ये शब्द वर्ण बनता है। तो मैं यहाँ पर विच्छेद करके आपको दिखा रही हूं कि ये कैसे बनता है। ये देखिए, क श के योग के बाद ये होता है श। अब आपको ये जो है संयुक्ताक्षर हो गया, इसको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से ये बनता है और इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। कल मैंने आपको वर्ण विच्छेद भी बताया था, तो उस वर्ण विच्छेद के समय आपको ये बताया था कि कैसे वर्णों व्यंजन के साथ स्वर जुड़े होते हैं। तो उच्चारण की शुद्धियां जो रहती हैं वो आपके लेखन की शुद्धियों का भी वही कारण है कि लेखन की शुद्धियां भी उसमें होती हैं। तो बोला जाता है समुंदर, बहुत जगह क्षेत्रीय भाषा की त्रुटियों के कारण इन शब्दों में अंतर हो जाता है। जैसे प्र और न, ये दो वर्ण ऐसे होते हैं जिनको कि हम ये देखते हैं क्षेत्रीयता का असर इनके ऊपर होता है, तो वहां पर ये प्रायः गलत बोले जाते हैं। तो इसीलिए प्र का परा हो जाता है, रविंद्र का रविंदर। तो इस तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द आया है सांसारिक, ये मैंने यहां लिखा है संसारिक। बोलचाल में संसारिक कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एक प्रत्यय के योग से अ का आ हो जाता है। तो जैसे ही एक प्रत्यय इसमें लगा
संसार शब्द में इक प्रत्यय मैंने जोड़ा तो शब्द बनेगा संसारिक नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, सांसारिक। इक ने अ की मात्रा को आ कर दिया, उ की मात्रा को औ करेगा, ई की मात्रा को ए करेगा। इतिहास होगा तो ऐतिहासिक, भूगोल होगा तो भौगोलिक। तो इस इक ने मात्राओं के योग में अंतर कर दिया है। तो इसका ज्ञान जब प्रत्यय पढ़ा रहे थे तब आपको मैंने इसे समझाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए एक प्रत्यय है तो ये अशुद्ध है, यहां होगा सांसारिक। सांसारिक। फिर क्या है, शब्द यहां मैंने दीप्ति लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, दीप्ति। तो इसमें द पर जो होता है बड़ी की मात्रा के साथ साथ यहां छोटी मात्रा होगी, दीप्ति। तो उच्चारण का ध्यान रखेंगे तो आपके लेखन की गलतियां नहीं होंगी। श्रीमती। तो देखिए मैंने इतने शब्द आपको उसकी त्रुटियों का कारण भी बताया, लेखन का तरीका बताया, और साथ ही साथ आपको शुद्ध लिखकर बताया कि कैसे उच्चारित होता है, कैसे लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।